मजाक के तौर पर ऐसी भोंडी बातें कह देती है। उसकी नीयत नेक होती है। कुछ औरतों की तो ये आदत होती है कि हर वक्त बकवास करती रहती है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, बंटो साहब कह रहे हैं, सॉरी। तो ये सोचकर कासिम ने अपनी निगाहें उस ताकवे से हटा ली जिसमें नीम के पत्ते धूप में सूख रहे थे, और बात का रुख बदलकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, देखो आज नीम के पानी से बच्चे की टांगें जरूर धो देना। नीम जख्मों के लिए बड़ी अच्छी होती हैं। और देखो तुम मौसमियों का रस जरूर पिया करो, मैं दफ्तर से लौटते हुए 1 दर्जन और ले आऊँगा। ये रस तुम्हारी सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। बीवी मुस्कुरा दी। आपको तो बस हर वक्त मेरी ही सेहत का ख्याल रहता है। अच्छी भली तो हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, दौड़ती हूँ, भागती हूँ। मैंने जो आपके लिए बादाम मंगवा के रखे हैं भाई, आज 10-20 आपकी जेब में डाले बगैर न रहूँगी, लेकिन दफ्तर में कहीं बांट न दीजिएगा। कासिम खुश हो गया कि चलो मौसमियों के रस और बादामों ने उसकी बीवी के बनावटी गुस्से को दूर कर दिया और ये मरहला आसानी से तय हो गया। दरअसल कासिम ऐसे मरहलों को आसानी के साथ इन तरीकों ही से तय किया करता था जो उसने पड़ोस के पुराने शौहरों से सीखे थे और अपने घर के माहौल के मुताबिक उनमें थोड़ा बहुत रद्दोबदल कर लिया था। चाय से फारिग होकर उसने जेब से सिगरेट निकाल कर सुलगाया और उठकर दफ्तर जाने की तैयारी करने ही वाला था कि फिर वही ख्वाहिश नमूदार हो गई। इस मर्तबा उसने सोचा, अगर मैं किसी को उल्लू का पट्टा कह दूं तो क्या हरज है। अरे ज़ेरे लब बिल्कुल हौले से कह दूं, उल्लू का पट्टा, तो मेरा ख्याल है कि मुझे दिली तस्कीन हो जाएगी। यह ख्वाहिश मेरे सीने में बोझ बनकर बैठ गई है, क्यों नहीं इसको हल्का कर दूं। दफ्तर में उसको सेहन में बच्चे का कमांड नजर आया। यूँ सेहन में कमांड रखना सख्त बदतमीजी थी, और ख़ासकर उस वक्त जबकि वह नाश्ता कर चुका था और खुशबूदार कुरकुरे टोस्ट और अंडों का जायका स्वाद अभी तक उसके मुंह में था। उसने ज़ोर से आवाज़ दी, गुलाम मोहम्मद। कासिम की बीवी जो अभी तक नाश्ता कर रही थी बोली, गुलाम मोहम्मद बाहर गोश्त लेने गया है, कोई काम था आपको उससे? 1 सेकंड के अंदर कासिम के दिमाग में बहुत सी बातें आई। कह दूँ ये गुलाम मोहम्मद उल्लू का पट्टा है और ये कहकर जल्दी से बाहर निकल जाऊँ? नहीं, वो खुद तो मौजूद ही नहीं है, फिर बिल्कुल बेकार है। लेकिन सवाल ये है कि बेचारे गुलाम मोहम्मद ही को क्यों निशाना बनाया जाए? उसको तो मैं हर वक्त उल्लू का पट्टा कह सकता हूँ। कासिम ने अधजला सिगरेट गिरा दिया और बीवी से कहा, कुछ नहीं, मैं उसे कहना चाहता था कि दफ्तर में मेरा खाना बेशक 1:30 बजे ले आया करे। तुम्हें खाना जल्दी भेजने में बहुत तकलीफ करनी पड़ती है ना। यह कहते हुए उसने बीवी की तरफ देखा जो फर्श पर उसके गिराए हुए सिगरेट को देख रही थी। कासिम को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। वह सिगरेट अगर बुझ गया और यहाँ पड़ा रहा तो उसका बच्चा रेंगता रेंगता यहाँ आएगा और उसे उठाकर मुंह में डाल लेगा, जिसका नतीजा यह होगा कि उसके पेट में गड़बड़ मच जाएगी। कासिम ने सिगरेट का टुकड़ा उठाकर गुलसलखाने की नाली में फेंक दिया। ये भी अच्छा हुआ है कि मैंने जज्बात से हार कर गुलाम मोहम्मद को उल्लू का पट्टा नहीं कह दिया। उससे अगर एक गलती हुई है तो अभी अभी मुझसे भी तो हुई थी, और मैं समझता हूं कि मेरी गलती ज्यादा गंभीर थी। कासिम बड़ा सहीहूद दिमाग आदमी था। उसे इस बात का एहसास था कि वह सही तौर पर सोच विचार करने वाला इंसान है, मगर इस एहसास ने उसके अंदर बर्तरी का ख्याल कभी पैदा नहीं किया था। यहाँ पर फिर उसकी सहीहूद दिमागी से को दखल था कि वह स्वयंभू होने के एहसास को अपने अंदर दबा दिया करता था। मोरी में सिगरेट का टुकड़ा फेंकने के बाद उसने बिला ज़रूरत शहर में टहलना शुरू कर दिया। वो दरअसल कुछ देर के लिए बिल्कुल खाली दिमाग हो गया था। उसकी बीवी नाश्ता का आखिरी तोस खा चुकी थी। कासिम को यूँ टहलते देखकर वो उसके पास आई और कहने लगी, क्या सोच रहे हैं आप? कासिम चौंक पड़ा। कुछ नहीं, दफ्तर का वक्त हो गया है। ये लफ्ज़ उसकी ज़बान से निकली और दिमाग में वही उल्लू का पट्टा कहने की ख्वाहिश तड़पने लगी। उसके जी में आई कि बीवी से साफ साफ कह दे कि ये अजीबो गरीब ख्वाहिश उसके दिल में पैदा हो गई है जिसका सिर है न पैर है। बीवी ज़रूर सुनेगी और यह भी जाहिर है कि उसको बीवी का साथ देना पड़ेगा। चुनांचे यूँ हंसी हंसी में उल्लू का पट्टा कहने की ख्वाहिश उसके दिमाग से निकल जाएगा। मगर उसने गौर किया, इसमें कोई शक नहीं है कि बीवी हंसेगी और मैं खुद भी हंसूंगा, लेकिन ऐसा ना हो कि यह बात मुस्तकिल मजाक बन जाए। ऐसा हो सकता है क्या? ज़रूर हो जाएगा, और बहुत मुमकिन है कि नतीजा नाखुशगवारी पैदा हो। चुनांचे उसने अपनी बीवी से कुछ न कहा और एक लम्हा तक उसकी तरफ यूं ही देखता रहा। बीवी ने बच्चे का
कमोड उठाकर कोने में रख लिया और कहा, आज सुबह आपके बरखुरदार ने तो वो सताया है कि अल्लाह की पनाह। बड़ी मुश्किलों के बाद मैंने उसे कमोड पर बैठाया। उसकी मर्जी ये थी कि बिस्तर ही को ख़राब कर दे, आखिर लड़का किसका है। कासिम को इस किस्म की बहस पसंद थी। ऐसी बातों में वो तीखी हंसी की झलक देखता था। मुस्कुराकर उसने बीवी से कहा, लड़का मेरा ही है, मगर मैंने तो आज तक कभी बिस्तर ख़राब नहीं किया, ये आदत उसकी अपनी होगी। बीवी ने उसकी बात का मतलब न समझा। कासिम को बिल्कुल अफसोस न हुआ, इसलिए कि ऐसी बातें वो सिर्फ अपने मुंह का जायका दुरुस्त रखने के लिए किया करता था। वह और भी खुश हुआ जब उसकी बीवी ने जवाब न दिया और खामोश हो गई। अच्छा भाई, मैं अब चलता हूँ, खुदा हाफिज। ये लफ्ज़ जो हर रोज़ उसके मुंह से निकलते थे आज भी अपनी पुरानी आसानी के साथ निकले और कासिम दरवाज़ा खोलकर बाहर चल दिया। कश्मीरी गेट से निकलकर जब वो निकलसन पार्क के पास से गुजर रहा था तो उसे एक दाढ़ी वाला आदमी नजर आया। एक हाथ में खुली हुई शलवार थामे वो दूसरे हाथ से इस्तिज़ा कर रहा था, और पेशाब करने के बाद जो धोते हैं। उसको देख कर कासिम के दिल में फिर उल्लू का पट्ठा कहने की ख्वाहिश पैदा हुई। लो भाई, वो ये आदमी है जिसको उल्लू का पट्ठा कह देना चाहिए, यानी जो सही मायने में उल्लू का पट्ठा है। ज़रा अंदाज देखें किस ध्यान से ड्राई क्लीन किया जा रहा है, जैसे कोई बहुत अहम काम सर अंजाम पा रहा है। लानत है। लेकिन कासिम सहीहूद दिमाग आदमी था। उसने जल्दबाजी से काम न लिया और थोड़ी देर गौर किया। मैं इस फुटपाथ पर जा रहा हूँ और दूसरे फुटपाथ पर है। अगर मैंने बुलंद आवाज़ में भी उसको उल्लू का पट्टा कहा तो वह चौंकेगा नहीं, इसलिए कि कमबख्त अपने काम में बहुत बुरी तरह मसरूफ़ है। चाहिए तो ये कि उसके कान के पास ज़ोर से नारा बुलंद किया जाए और जब वह चौंक उठे तो उसे बड़े शरीफाना तौर पर समझाया जाए, श्रीमान आप उल्लू के पट्टे हैं। लेकिन इस तरह भी न मुताबिक नतीजा बरामद न होगा। चुनांचे कासिम ने अपना इरादा छोड़ दिया। इसी बीच में उसने पीछे से एक साइकिल नमदार हुई। कॉलेज की एक लड़की उस पर सवार थी, इसलिए कि पीछे एक बस्ता बंधा था। आनन फानन उस लड़की की साड़ी फ्री व्हील के दांतों में फंस गई। लड़की ने घबराकर अपने पहिए का ब्रेक दबाया। एकदम साइकिल बेकाबू हुई और झटके के साथ लड़की साइकिल समेत सड़क पर गिर पड़ी। कासिम ने आगे बढ़कर लड़की को उठाने में जल्दीबाजी से काम न लिया, इसलिए कि उसने हादसे के रद्दे अमल पर गौर करना शुरू कर दिया था। मगर जब उसने देखा कि लड़की की साड़ी फ्री व्हील के दांतों ने चबा डाली है और उसका बॉर्डर बहुत बुरी तरह से उसमें उलझ गया है, तो तेजी से आगे बढ़ा। लड़की की तरफ देखे और उसने साइकिल का पिछला पहिया जरा ऊंचा उठाया ताकि उसे घुमाकर साड़ी को व्हील के दांतों में से निकाल ले। इत्तफाक ऐसा हुआ कि पहला पहिया घुमाने से साड़ी कुछ इस तरह तारों की लपेट में आई कि उधर पेटीकोट की गिरफ्त से बाहर निकल आई। कासिम बौखला गया। उसकी इस बौखलाहट ने लड़की को बहुत ज्यादा परेशान कर दिया। जोर से उसने साड़ी को अपनी तरफ खींचा। फ्री व्हील के दांतों में एक टुकड़ा अड़ा रह गया और साड़ी बाहर निकल आई। लड़की का रंग लाल हो गया। कासिम की तरफ उसने गजबनाक निगाहों से देखा और भींचे हुए लहजे में कहा, उल्लू का पट्टा। मुमकिन है कुछ देर लगी हो, मगर कासिम ने ऐसा महसूस किया कि लड़की ने झटपट न जाने अपनी साड़ी को क्या किया और एकदम साइकिल पर सवार होकर वह जा नजरों से गायब हो गई। कासिम को लड़की की गाली सुनकर बहुत दुख हुआ, खासकर इसलिए कि वो यही गाली खुद किसी को देना चाहता था। मगर वो बहुत सहीहूद दिमाग आदमी था। ठंडे दिल से उसने हादसा पर गौर किया और उस लड़की को माफ कर दिया। उसको माफ़ी करना पड़ेगा, इसलिए कि इसके सिवा और कोई चारा ही नहीं है। औरतों को समझना बहुत मुश्किल काम है, और उन औरतों को समझना तो और भी मुश्किल हो जाता है जो साइकिल पर से गिरी हो। लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि उसने अपनी लंबी जुराब में ऊपर रान के पास 3-4 कागज क्यों उड़स रखे थे। ये पहेली ही रह गई।